स्वागत है दोस्तों आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है साइंस आसान है। चलिए आज का करते हैं क्लास स्टार्ट विदाउट किए कोई बकवास। दोस्तों आज मैं क्लास 8 का प्रकाश चैप्टर आप सबको पढ़ाने जा रहा हूँ। आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अगर चैनल अच्छा लगे, अगर ये वीडियो अच्छा लगे, प्रकाश चैप्टर आपको समझ में आ जाए तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप में से अगर कोई नए हैं तो बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और अगर वीडियो पसंद ना आए तो डिसलाइक ज़रूर करके जाइएगा ताकि मैं अपने आप में सुधार कर पाऊँ। तो चलिए दोस्तों प्रकाश चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। आखिरकार प्रकाश होता क्या है वो जानते हैं। प्रकाश को हम अपने आम भाषा में रोशनी कहते हैं, उजाला कहते हैं और इसी रोशनी के वजह से हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। दोस्तों क्या आपने कभी सोचा है रात के समय में जब बिजली ना हो, चंदा मामा सोए हुए हो तो क्या हम किसी वस्तु को देख पाएंगे? नहीं देख सकते ना। क्या हम दौड़ सकते हैं रात के अंधेरे में? नहीं दौड़ सकते ना। क्यों? डर लगता है अंधेरे में दौड़ने से। कहीं हम गिर ना जाए, कहीं कहीं हमें ठेस ना लग जाए, कहीं हमें चोट ना लग जाए। तो हम उजाले के बिना, रोशनी के बिना एक कदम भी नहीं चल सकते। चल तो सकते हैं लेकिन डर और खौफ बना रहेगा। तो दोस्तों प्रकाश हमें वस्तुओं को दिखाने में हमारी सहायता करती है। प्रकाश के बिना ये दुनिया, ये रंगीन दुनिया, ये खूबसूरत दुनिया अंधकारों से भरा हुआ है, बेकार है। प्रकाश साइंस के भाषा में ऊर्जा का एक रूप है। प्रकाश को साइंस की भाषा में ऊर्जा का एक रूप कहते हैं जो अपने अंदर एक काम करने की क्षमता रखता है, किसी वस्तु को दिखाने का क्षमता रखता है। प्रकाश क्या करता है? प्रकाश की सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। पर साइंस के भाषा में हर वह चीज जो अपने अंदर एक काम को अंजाम देने का क्षमता रखता है उसे ऊर्जा कहते हैं। और प्रकाश हमें वस्तुओं को दिखाने में सहायता करती है, इसलिए प्रकाश को हम ऊर्जा कहते हैं। तो प्रकाश क्या है? प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जिसकी सहायता से ही हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। अब चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं प्रकाश के गुण के बारे में। इंसान के बहुत सारे गुण होते हैं, अच्छे गुण और बुरे गुण। उसी तरह प्रकाश के भी कुछ गुण होंगे। तो चलिए हम जानते हैं आखिरकार प्रकाश के क्या-क्या गुण हैं। नंबर 1, प्रकाश हमेशा सीधी रास्ते में गमन करती है, सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश को अगर टेढ़ा-मेढ़ा रास्ता दे दिया जाए तो वो एक कदम भी नहीं चल पाएगा, अपना दम तोड़ देगा टेढ़े रास्ते में। जहाँ तक उसको सीधा रास्ता मिलेगा बस वहीं तक वो चल सकता है। अगर टेढ़ा रास्ता दे दिया जाए, हम एक सीधे पाइप में एक पाइप ले लें जिसमें होल हो, छेद हो, उसमें अगर हम टॉर्च मारें तो एक एंड से दूसरे एंड तक, एक अंत से दूसरे अंत तक प्रकाश की रोशनी पहुँच जाएगी। लेकिन उसी पाइप को अगर हम मोड़ दें, एक टेढ़ा पाइप ले लें, तो वो प्रकाश उसमें से गति नहीं कर पाएगा। जहाँ तक सीधा होगा वहाँ तक जाएगा, उसके बाद प्रकाश उससे आगे नहीं जा पाएगा क्योंकि प्रकाश को चलने के लिए एक कंडीशन की ज़रूरत होती है। प्रकाश हमेशा एक सीधी रास्ता में ही गमन कर सकता है। प्रकाश का ये पहला गुण है कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश का दूसरा गुण है, प्रकाश एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है। विद्युत चुम्बकीय तरंग हम किसे कहते हैं? ऐसा तरंग जिसे चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, उसे विद्युत चुम्बकीय तरंग कहते हैं। दोस्तों, हमें चलने के लिए एक सतह की ज़रूरत होती है। हम इंसानों को, जानवरों को, गाड़ी को चलने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है। जैसे कि हमें अगर ज़मीन ना मिले तो हम नहीं चल सकते। हमें एक सतह की ज़रूरत पड़ती है जिसके ऊपर हम अपना पाँव रख के चढ़ सकें। क्या आप कभी हवा में चले हो? क्या आप कभी हवा में चले हो? नहीं चले ना। लेकिन प्रकाश को चलने के लिए किसी सतह की ज़रूरत नहीं है। प्रकाश हवा में भी चल सकता है, प्रकाश पानी में भी चल सकता है, प्रकाश ज़मीन में भी चल सकता है। प्रकाश को चलने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए प्रकाश को कहा गया है विद्युत चुम्बकीय तरंग। ऐसा तरंग जिसे चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। दोस्तों ये तरंग क्या होता है? शायद आपने क्लास 7 में पढ़ा होगा ध्वनि चैप्टर में, और अगर नहीं पढ़ा है तो क्लास 8 में ही ध्वनि आपको पढ़ना है जिसमें तरंग के बारे में पढ़ना है। लेकिन मैं आपको थोड़ा-सा तरंग के बारे में बता देता हूँ। आप कभी तालाब जाते होंगे, एक छोटा-सा पत्थर उठा के तालाब में मारते होंगे तो देखते होंगे कि गोल-गोल कोई संरचना बन रहा है, पानी ऊपर आ रहा है, बहुत सारे लेयर्स बनते हैं, उसी को हम तरंग कहते हैं।
तो प्रकाश भी एक तरंग है। कैसा तरंग है? विद्युत चुंबकीय तरंग है। और विद्युत चुंबकीय तरंग क्या होते हैं? जिसे चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, उसे हम विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। चलिए दोस्तों, प्रकाश के तीसरे गुण के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। प्रकाश की निर्वात और हवा में चाल 3 गुना 10 का पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड होता है। आज मैं जो भी पढ़ाने वाला हूँ उसको कोशिश किया हूँ कि बोर्ड में लिख दूँ। तो प्रकाश की चाल निर्वात, निर्वात का अर्थ होता है जहाँ पे कोई माध्यम ना हो, जहाँ पे हवा ना हो, उसे हम निर्वात कहते हैं। तो प्रकाश जहाँ पे कोई माध्यम ना हो और हवा, दोनों में प्रकाश की जो चाल है, जो वेग है, वो है 3 गुना 10 का पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। दोस्तों, आप जानना चाहते हो, आप समझना चाहते हो कि 3 गुना 10 का पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड कितना होता है? तो चलिए हम देखते हैं 3 गुना 10 का पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड कितना होता है। ये 3 है और ये गुना 10 का पावर 8, यानी कि 8 जीरो, 3 देखे 8 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसको जरा काउंट कीजिए तो इतना मीटर प्रति सेकेंड। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 30 करोड़, यानी कि जो प्रकाश है वो 1 सेकेंड में 30 करोड़ मीटर तक चल सकता है। आप आंख एक बार मटकाएंगे, आप एक बार मिटकी लेंगे और जो प्रकाश है वो 30 करोड़ मीटर तक जाएगा। कि 30 करोड़ मीटर पर सेकेंड, 1 सेकेंड में 30 करोड़ मीटर इतना जा सकता है प्रकाश। कहाँ पे? जहाँ पे कोई माध्यम ना हो और हवा में। ये प्रकाश का तीसरा गुण है। प्रकाश का चौथा गुण, प्रकाश छाया बनाती है। प्रकाश जिस दिशा से आती है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, उसके उल्टी दिशा में छाया बनाती है। हमेशा प्रकाश जिस दिशा में आएगी उसके उल्टी दिशा में छाया। जी हाँ दोस्तों, ये प्रकाश का गुण था। आगे हम पढ़ने वाले हैं, हम किसी वस्तु को कैसे देख पाते हैं। हमने प्रकाश पढ़ लिया, हमने ये भी जाना कि प्रकाश हमें किसी भी वस्तु को देखने में हमारी सहायता करती है, लेकिन आखिरकार हम किसी वस्तु को कैसे देख पाते हैं? चलिए समझते हैं कि आखिरकार हमें कोई वस्तु कब दिखाई पड़ती है। देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे एक गेंद बनाया है। ये एक गेंद है, यहाँ पे सूरज दादा को बैठा के रखे हैं हम। सूरज दादा अपना रोशनी भेज रहे हैं। तो सूरज दादा यहाँ से जब रोशनी भेजे तो ये एक किरण, ये जो प्रकाश का आ रहा है उसे हम क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। प्रकाश जो अपना रोशनी भेजता है तो वो एक रास्ते में आता है। प्रकाश जो किसी भी सोर्स से, किसी भी जरिए से जब आता है तो एक रास्ते से आता है और उसी रास्ते को हम किरण कहते हैं। तो ये प्रकाश की किरणें आ रही हैं। प्रकाश की एक किरण आके इस गेंद से टकराया। इस गेंद से टकराने के बाद यहाँ पे कोई आदमी खड़ा है जिसकी आंख यहाँ पे मैंने बना दी है। यहाँ पे कोई आदमी खड़ा है जिसका आंख मैंने बनाया है। जब ये प्रकाश की किरण यहाँ पे आती है, आने वाला अपना होता है, आने वाला अपना होता है, इसलिए हम आने वाले को आपतित किरण कहते हैं। और जैसे ही ये गेंद से टकराता है, टकराने के बाद वो उधर दूसरे उसी माध्यम में वापस लौटता है और यहाँ पे एक आँख है एक आदमी का, वहाँ उसके आँखों में पहुँच जाता है। तो आने वाला आपतित किरण और जाने वाला परावर्तित किरण होता है। आने वाला अपना होता है इसलिए इसे आपतित किरण कहते हैं, और जाने वाला पराया होता है इसलिए इसे परावर्तित किरण कहते हैं। आप इस तरह से आपतित किरण और परावर्तित किरण को याद कर सकते हैं। आने वाला आपतित किरण, जाने वाला परावर्तित किरण। जब प्रकाश की किरणें किसी वस्तु पर आकर टकराती हैं और टकराने के बाद फिर उसी माध्यम में वापस लौट जाती हैं, जैसे कि यहाँ पे ये हवा से आ रही है, ये प्रकाश की किरण हवा से आ रही है, इस गेंद से टकराने के बाद हवा में ही वापस लौटती है, जहाँ पे क्या खड़ा है? एक आदमी खड़ा है जिसके आंखों में जाके वो प्रकाश पड़ता है और ये गेंद उसे दिखाई पड़ने लगता है। अगर ये प्रकाश, ये सूरज की जो किरणें हैं आके इस गेंद से टकराएंगी और यहाँ टकराने के बाद इसी के अंदर रह जाएंगी तो हमें वस्तुएं नहीं दिखाई देगी। वस्तु हमें तब दिखाई पड़ती है जब प्रकाश की किरण उससे आकर टकराती है और टकराने के बाद हम तक पहुंचती है, तभी हम वस्तुओं को देख पाते हैं। तो आज हम जान लिए, आज हमने सीख लिया कि आखिरकार हम किसी भी वस्तु को कैसे देख पाते हैं। अगर आपसे कोई सवाल करे तो क्या जवाब दोगे आप?
आप जवाब दोगे कि हम किसी वस्तु को तभी देख पाते हैं जब प्रकाश उस वस्तु पर आपतित होती है, आती है और टकराने के बाद हमारे आँखों तक पहुँचती है, तभी हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। आगे हम पढ़ने वाले हैं प्रावर्तन, प्रावर्तन के नियम, अपवर्तन, अपवर्तन के नियम। तो आप थोड़ा-सा पेशेंस रखिएगा, हम किसी वस्तु को किस तरह से देख पाते हैं, धीरे-धीरे गहराई में जाएँगे और आपको बहुत मज़ा आने वाला है इस चैप्टर में। आगे देखिए दोस्तों, पढ़ने वाले हम प्रदीप्त वस्तुएँ। प्रदीप का मतलब होता है प्रकाश देने वाला। तो वैसा वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित करता है, जो प्रकाश देता है, उसे हम प्रदीप्त वस्तुएँ कहते हैं। जैसे कि सूरज, तारे और हमारा जलता हुआ बिजली बल्ब, ये सारे क्या है? प्रदीप्त वस्तुएँ हैं। ये हमें प्रकाश देती है, ये हमें रोशनी देती है। तो वो सारे वस्तु जो हमें रोशनी देते हैं, उसे हम प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। और अप्रदीप्त वस्तु किसे कहते हैं? तो वैसे वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है, जो प्रकाश उत्पन्न नहीं करता है, उसे हम अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। जैसे कि चंद्रमा। आप कहोगे सर रात के अंधेरे में चंद्रमा तो रोशनी देता है। दरअसल चंद्रमा दिन में और रात दोनों में निकला हुआ रहता है, लेकिन दिन में सूरज चंद्रमा को इतना गर्म कर देता है कि रात में वो हमें चमकता हुआ दिखाई पड़ता है। चंद्रमा का अपना रोशनी नहीं होता, बल्कि वो गर्म होकर लाल हो जाता है और वही हमें रात को रोशनी देता है। दूसरा है ग्रह। ग्रह क्या होता है? हम आगे पढ़ने वाले हैं। ग्रह का भी अपना रोशनी नहीं होता, ये चमकता रहता है सूर्य के रोशनी से गर्म होने के बाद। दूसरा आगे है दोस्तों लकड़ी। क्या लकड़ी कभी हमें प्रकाश देता है? नहीं देता ना। तो क्या प्रकाश एक प्रदीप्त वस्तु है? नहीं, बिल्कुल नहीं। प्रकाश एक अप्रदीप्त वस्तु, लकड़ी एक अप्रदीप्त वस्तु है। दोस्तों आगे हम पढ़ने वाले हैं परावर्तक सतह। परावर्तक सतह क्या होता है? दोस्तों ऐसा सतह जिससे कोई चीज टकरा के फिर उसी दिशा में वापस आ जाए। ऐसा सतह जिससे टकरा के कोई वस्तु उसी माध्यम में वापस लौट जाए, तो ऐसे सतह को हम परावर्तक सतह कहते हैं। जैसे कि मेरे पास हम मान लेते हैं गेंद है, मैं एक दीवार में मारता हूँ, तो वो दीवार से टकराने के बाद क्या मेरी तरफ वापस आएगा? जी हाँ दोस्तों, वापस आएगा। तो इसे उस दीवार को हम क्या कहेंगे? परावर्तक सतह। हर वह सतह जिससे कोई वस्तु टकराने के बाद फिर जिस दिशा से वो वस्तु गया था उसी दिशा में वापस आ जाए, तो उसे हम परावर्तक सतह कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक आईना है, ये एक दर्पण है जिसमें प्रकाश की किरणें आ रही हैं और दर्पण से टकराने के बाद क्या हो रहा है? फिर वापस इसी माध्यम में वापस लौट जा रहा है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? परावर्तक सतह। ये इधर ऊपर वाले भाग में टकरा रहा है, इसलिए हम ऊपर वाले भाग को क्या कहेंगे? परावर्तक सतह कहेंगे। वह सतह जिससे परावर्तन होता है, वस्तु आके टकराता है और वापस उसी दिशा में लौट जाता है, उसे हम परावर्तक सतह कहते हैं। दोस्तों आज टॉपिक को यहीं तक रखते हैं। आगे हम जितने भी प्रकाश में टॉपिक्स हैं सबको कवर करने वाले हैं। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो बने रहिएगा चैनल के साथ, ताकि आपको टॉपिक्स और अच्छे से समझ में आए। अगर आप में से कोई नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो आपके लिए बनाऊं तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले, आप अच्छे से पढ़ाई कर सको इस लॉकडाउन में, क्योंकि स्कूल कॉलेज सब कुछ अभी बंद है। आप ट्यूशन भी शायद कर पा रहे होंगे कि नहीं, तो आप वीडियो का लाभ उठाइए, टॉपिक्स को अच्छे से पढ़िए। अगर कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर कमेंट बॉक्स में मैं क्लियर ना कर पाऊँ तो आपको अपना व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा, आप वहां से मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो बने रहिएगा मेरे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और आज मैंने जो भी बताया, जैसे कि ये अप्रदीप्त वस्तुएं, प्रदीप्त वस्तुएं, ये सब को मैंने लिखाया नहीं है। एक काम करूंगा, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोट्स दे दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर लेंगे। धन्यवाद।